ओके, प्रणाम बच्चों। पार्ट नंबर 10 बेटा। स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 11, जुडिशियल रिव्यू। क्लियर बेटा कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट विद इन द जुरिक्शन। क्लियर बेटा, ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्किंग है उसको कायदे के आधार पर बेटा उसका एक तरीके से लुक आफ्टर करती है, उसको वॉच करती है। विदाउट द disrespecting the power of the parliament, the constitution has made an effort to harmonize the principles of judicial review. पार्लियामेंट को बेटा एक तरीके से देखा जाए तो कि विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग किसी भी तरीके से बेटा जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, वो जिस तरीके से काम करती है तो संसद के कामकाज में हमारी जुडिशरी सिस्टम कोई दखलगिरी नहीं करती बेटा, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान रखने का काम करती है कि वो जिन प्रिंसिपल्स जिन वैल्यूज़ के साथ हमारे लॉज एंड ऑर्डर्स को बनाते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या करता है बेटा, वो लॉज को प्रिपेयर करता है और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी क्या करती है बेटा, लुक आफ्टर करती है। तो यहाँ पे जुडिशरी बेटा पार्लियामेंट के हर वर्क को एक तरीके से वॉच करती है, उसको लुक आफ्टर करती है, उसकी देखभाल करती है और ये ध्यान रखती है कि पार्लियामेंट में जो भी पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर फॉर्म है, वो जिस तरीके से लॉज एंड ऑर्डर्स को प्रिपेयर कर रहा है वो किसी भी तरीके से मतलब देश के लिए हानिकारक ना हो। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो क्या है, तो उसको सुधारना है तो कैसे सुधारना है, ये सारी चीज़ों की जो समीक्षा है बेटा वो हमारा जुडिशियल रिव्यू सिस्टम करता है। इफ द कोर्ट फाइंड्स एनी इन डेस्पेरेंसीज इन द एक्सटर्नल ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेज और द जुडिशियल जजमेंट, इट कैन स्टॉप्ड बाय डिक्लेयरिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर बेटा हमारे जो जुडिशियल रिव्यू को ये लगता है बेटा कि जिस भी तरीके के लॉज बनाए गए हैं या उनके अंदर जो सुधार किया गया है और जिस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया गया है वो एक तरीके से देश के लिए बेटा सही नहीं है, वो सुसंगत नहीं है बराबर, तो हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो इस तरीके लॉज को एक तरीके से रिमूवल दे देता है बेटा, उसको एक तरीके से डिसएग्री कर देता है बेटा और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक रूप से बताता है कि ये जो लॉज एंड ऑर्डर्स बने हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के हिसाब से नहीं है, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इसीलिए फिर उन पर्टिकुलर जो इस तरीके के जो जजमेंट होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं बेटा, उनको कहीं ना कहीं जो हमारी कोर्ट है बेटा वो एक तरीके से रिमूव कर देती है, उनको हटा देती है या फिर उसको मतलब एक तरीके से रद्द कर दिया जाता है। ओके, अब 12 नंबर का पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सबसे सिंपल पॉइंट यही है कि फंडामेंटल राइट्स आर कन्फर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू लाइव अ डिग्निफाइड लाइफ। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री is in the overall development of the nation, which further lies in the fundamental duties and rights. Right to the constitution remedies and for to children's 6 to 14 years of age right to educate are also made the available. Okay बेटा, हमारा जो पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है उसने हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार दिए हैं बेटा। हर इंडिविजुअल पर्सन को बेटा एक तरीके से उसकी डिग्निटी का ध्यान रखते हुए, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए बेटा, और कंप्लीटली नेशन के डेवलपमेंट, उसके विकास और उस चीज़ों की बात, लोगों के स्वतंत्रता की बात, लोगों की ड्यूटीज़, लोगों के राइट्स, इस हर चीज़ को हमारे लोकतंत्र के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा एक तरीके से बोलते हैं ना कि ये कैपिटल है बेटा, एक तरीके से देश की मूड़ी है बराबर। तो ये जो हक है, ये जो फ़र्ज है बेटा, ये जो हमारे राइट्स हैं, ये जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, इसी के ऊपर हमारा ये जो कंट्री है बेटा ये इस तरीके से बेस्ड है। फिर जैसे कि एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए बेटा, क्योंकि जब तक एक कंट्री बेटा, एक नेशन जो है वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं होता है तो हम किसी भी तरीके से उसको हेल्दी और वेल्दी मान के चल सकते नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से हमारे 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस है बेटा उनके लिए राइट टू एजुकेशन, RTE आपने बहुत नाम सुना होगा बेटा। अभी के टाइम पीरियड में हमारे स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स हो बेटा, उसमें हर क्लास के अंदर 25% जो बच्चे हैं बेटा वो RTE के थ्रू होने चाहिए, यानी कि हर गरीब से गरीब, बैकवर्ड क्लास, कहीं से भी किसी भी ट्राइब्स के फॉर्म का हो बेटा, हर उस बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। एजुकेशन सिस्टम अगर पावरफुल होगा तो बेटा कंट्री पावरफुल बनेगा, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है।
13 नंबर के पॉइंट पे आ जाते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट. दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड द डायरेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग. सो दे आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. एक तरीके से बेटा पॉलिटिकल फॉर्म में देखा जाए तो ये राजनीति के बेटा मार्गदर्शक सिद्धांत है. जो पर्टिकुलर सिटीजन्स है बेटा उनके सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सलामती के लिए और उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो बेटा वेलफेयर के रूप में, सोशल वेलफेयर, ठीक है, रूल ऑफ वेलफेयर, इन चीज़ों को हम आगे भी ये पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं. उस बेस के ऊपर ये बनाए गए हैं. और एक तरीके से जो स्टेट है बेटा वो जो पॉलिसीज़ बनाता है उस पॉलिसी को इन प्रिंसिपल्स के बेस पे बनाया जाता है. ये जो प्रिंसिपल्स हैं उन पॉलिसीज़ को एक तरीके से गाइड करते हैं. इसी वजह से इनको मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ कहा जाता है, जिसमें बेटा पर्टिकुलरली कंट्री के हर सिटीजन ऑफ इंडिया के पर्टिकुलर राइट्स का ध्यान रखा जाता है. बराबर. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो संवैधानिक रूप से काम करता हुआ हो. अगर सब कुछ संवैधानिक रूप से बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में काम हो रहा है तो देश के किसी भी नागरिक के साथ अन्याय होगा नहीं. कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का इस तरीके का मिसमैनेजमेंट क्रिएट होगा नहीं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 14, प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स. ठीक है बेटा, जो एक तरीके से पछात वर्ग हैं बेटा, आदि जाति के लोग हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं बेटा. ये जो SC है, ST है, बैकवर्ड क्लास है, तो अलग अलग प्रोविजंस बेटा, क्योंकि ये पर्टिकुलर वो लोग हैं बेटा जो आज़ादी के बाद भी इनके प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. नो डाउट बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसे ही पर्टिकुलर उसमें से आए थे और हमारा संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान भी रखा था बेटा. और आज भी संवैधानिक रूप से उनको एक प्रॉपर स्टेटस देने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो बेटा, जॉब वर्क हो, हर चीज़ में. क्लियर. तो वो प्रोविजंस क्या है बेटा जिसकी वजह से इनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट किया जा सकता है. To uplift and include the backward sections and the tribes and deprive the class in the mainstream, there are the specific provision in the constitution. इनको बेटा मेन स्ट्रीम में आने के लिए, ठीक है बेटा, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे देश के सारे आम लोग जिस तरीके से प्रॉपरली एजुकेशन, हेल्थ, उनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने ड्यूटीज़ को पे कर रहे हैं, तो एक मेन स्ट्रीम, एक मेन विचारधारा के साथ बेटा इनको जोड़ने के लिए, बराबर, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक तरीके से इन बैकवर्ड सेक्शंस के लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं. जैसे कि प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा रिजर्व सीट्स आर एलोकेटेड इन द लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इलेक्शन टू प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन. एक तरीके से पर्टिकुलर इनके जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेटा वो लेजिस्लेचर में आ सकें, इसीलिए कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व्स कर दी जाती है. समझ लो कि पार्लियामेंट के अंदर अगर 100 मेंबर्स हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बेटा, तो उस 100 मेंबर्स के अंदर ऐसा कहा जाए कि भाई 30 सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड है, ऐसा हम मान के चलें. बराबर. इसके भी क्लैरिफिकेशन आगे हैं. 12% वुमेंस के लिए, 33%, बराबर. इस तरीके का अलग अलग परसेंटेज ग्राफ दिया हुआ है, ताकि क्या बेटा कि अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में होंगे तो प्रॉपरली पार्लियामेंट उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा. फिर बेटा कोटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द एडमिशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. पर्टिकुलर इन SC ST बेटा, बैकवर्ड क्लास, इन आदि जाति के जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले बेटा, चाहे एजुकेशन में हो, जॉब वर्क में हो, उसके लिए भी प्रोविजंस है. इनके लिए कोटा सिस्टम बनाया गया है. जैसे कि एजुकेशन में बेटा 49% है कि 49% सीट्स जो है वो इनके लिए रिजर्व्ड होती है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, ओके, हर एजुकेशन फील्ड के अंदर. तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन के बेस पे इस तरीके से कोटा सिस्टम बनाया गया. हालांकि ये कई जगह पे देखा जाए तो बेटा अनफेयर भी है, क्योंकि एजुकेशन में तो बेटा हर बच्चे का अधिकार होता है, फिर वो ओपन क्लास का हो या बैकवर्ड क्लास का हो. तो कहीं ना कहीं नो डाउट शुरुआती दौर में, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने बेटा शुरुआत के 10 ईयर्स, ठीक है, फर्स्ट 10 ईयर्स में 10% रिजर्वेशन कोटा की बात की थी, लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना कि हमारे देश की राजनीति में राजनेताओं ने अपने मतलब एक तरीके के मोटो को फुलफिल करने के लिए, अपने स्वार्थ को करने के लिए इस सिस्टम को बहुत आगे बढ़ाया. VP सिंह जब आए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर बन के बेटा, तो उस समय उनकी सरकार ने इसको 27% डिक्लेयर कर दिया. फिर डे बाय डे ये बढ़ते ही चला गया और आने वाले कुछ सालों में ये कंप्लीटली 100 में से 49% जो सीट्स है इन कास्ट के बच्चों के लिए अवेलेबल करवा दी.
जो कि धीरे धीरे देखा जाए तो परसेंटेज बहुत बढ़ चुका है बेटा। कभी भी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे हमको हमारे देश में अगर ध्यान रखना है कि अगर हमको प्रॉपर स्किल वर्कर चाहिए, अच्छे एजुकेटेड पर्सन चाहिए, फिर तुम मेडिकल के अंदर बेटा किसी भी तरीके का 40% लाने वाले पर्सन को खड़ा कर दो, मान लो उसके अंदर, मैं ये नहीं कहती कि परसेंटेज के बेस पे जाना चाहिए बेटा, परसेंटेज अपनी जगह है बेटा, लेकिन एक काबिलियत होनी चाहिए, बराबर। इन चीज़ों का अगर फ़ायदा उठा के बेटा वो झूला चाप डॉक्टर्स अगर देश में प्रिपेयर हो भी जाते हैं तो वो देश के लिए किसी भी काम में आ सकते नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक हमारा प्रॉपर सिस्टम खड़ा करने की ज़रूरत है बेटा, कम से कम एजुकेशन के अंदर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन के रूप में बढ़ते चला जा रहा है, जिसको धीरे धीरे आगे आने वाले समय में बेटा हटा दिया जाए तो देश के लिए अच्छा होगा, वरना आगे जाके इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं। ओके अब यहाँ पे देखो कि चिल्ड्रंस ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन एंड द ट्राइब्स आर गिवन द स्कॉलरशिप बेसिंग द amenities and the waived the fees which come under the optimistic policies and the shielding policies as per the provision in the constitution। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ये जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कोटा सिस्टम के थ्रू सीट्स अवेलेबल कराई जाती है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश की जाती है, और ये बच्चे जो हैं इनको एक तरीके से बेटा अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़, फ़ीस के अंदर बोलते हैं ना माफ़ी फ़ीस होती है, उस तरीके से इनकी फ़ीस माफ़ की जाती है, उनको स्कॉलरशिप स्पेशली दी जाती है, और एक तरीके से बेटा हकारात्मक जो भेदभाव है और रक्षणात्मक भेदभाव है इसको हटाने का प्रयास होता है बेटा, बराबर। तो भेदभाव की नीतियाँ एक तरीके से रक्षणात्मक रूप में और हकारात्मक रूप में इन पर्टिकुलर ट्राइब्स को ये भरोसा दिलाया जाता है कि आपके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काम करता है, आपके लिए उसने बहुत कुछ ऐसा बनाया है जिससे आपकी रक्षा हो सकती है। क्लियर। नो डाउट हर पॉलिसी के अंदर बेटा एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं धीरे 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 जाके उनके सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अभी तक जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। ओके तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है बेटा वो ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी डीप थियरीज देखी कि क्या है हमारा संविधान, क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है उसके फीचर्स, क्या हैं उसके प्रिंसिपल्स, ठीक है, अमेंडमेंट किस बेस पे होते हैं, इमरजेंसी के टाइम के पर्टिकुलर लॉज एंड ऑर्डर्स क्या हैं, ठीक है, एडल्ट सफरेज क्या है, इस तरीके से कितने सारे टॉपिक्स को हमने इसमें देखा है। ये सारे मोस्ट IMP टॉपिक्स हैं जिनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे बेटा। मैंने जैसे चैप्टर 1 की आपको एक छोटी सी PDF टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर और एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भेजी है, वैसे ही चैप्टर 8 की भी आपको मैं भेज दूंगी। ओके और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा से रिलेटेड अगर जो पर्टिकुलर मेरे पास मटेरियल आ जाता है तो मैं आपको एक आध दिन के अंदर वो भी सेंड करवा दूंगी। ओके तो आप कंप्लीटली ये चैप्टर को बार बार रिफ़र करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, तो इस वजह से आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी IMP क्वेश्चंस, गिव रीजंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा इसमें से आते हैं। ओके तो आप प्रॉपरली इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें कोई लर्निंग वर्क करने में कोई भी वो नहीं रखनी है, समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनो बेटा, क्योंकि कोई भी IMP पॉइंट मैंने आपको समझाने का छोड़ा नहीं है। ओके लाइन टू लाइन आपको मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। ओके देन थैंक यू।